एक कहावत है कि नेताजी लोगों से अगर बात करना हो या नेताजी के लोगों के क्षेत्र की जानकारी लेना हो तो नेताजी लोगों से तब मिलिए जब उनके माथे पर पसीना हो, जब वो अपने क्षेत्र से टहल के आ रहे हों, पैर सूजा हुआ हो। चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए कहावत बहुत ज़्यादा अभी उपयोगी नहीं साबित हो सकती, लेकिन चुनाव जस्ट 4 दिन 5 दिन पहले ख़त्म हुआ है। और हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर बक्सर से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीत कर आए हुए हैं। आरजेडी से 4 सीट निकली है, बिहार से 4 सीट आरजेडी की निकली है, जिसमें से एक सुधाकर सिंह जी हैं जो बक्सर से हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको चुनाव जीतने के लिए। आप सभी को भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। सर सवाल यहीं से शुरू करता हूँ कि सर बिहार में चूक कैसे हो गई, क्या कितने सीटों की उम्मीद थी? देखिए, एक तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई चूक नहीं है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी कोई चूक नहीं है। एक सीट हमारे पास पहले बिहार में था जो अभी 10 है, तो हमने 10 गुना आगे बढ़े, ये चूक नहीं है। दूसरी बात कि हम इसलिए चूके बिहार में अपने लक्ष्य से, इस देश के लोकतंत्र की चौथा खंभा मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा। वह एक पक्षीय व्यवहार के जरिए 90% लोग, मीडिया के लोग 400 पार के नारे को बुलंद कर रहे थे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के जरिए। सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में जो वोटिंग पैटर्न है वह एक मीडिया के नैरेटिव के जरिए भी फ्लोटिंग वोट 5% से ज़्यादा मत रहा है, ये सभी लोग मानते हैं। ये 5% वोट आपने एनडीए को दिलवा दिया, एक विफल लोगों को दिलवा दिया एग्जिट और ओपिनियन पोल के जरिए। अगर उसको आप माइनस कर दें तो फिर हम 30 जीत रहे थे बिहार में। आपने 30 से हमको 10 पे पहुंचा दिया, क्योंकि लेवल प्लेइंग नहीं था। लेवल प्लेइंग क्या है? संसाधनों के मामले में, कंटेंट के मामले में ये एक पक्षीय था। संसाधन क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मेजॉरिटी जो पैसे थे वो भाजपा के यहाँ गए, लाठी के बल पे ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया, विपक्ष को पैसा नहीं जाने दिया चुनावी फंड के रूप में। और दूसरा, मीडिया जो है वो 90%, मैं 10% पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, 90% लोगों ने उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाया एग्जिट और ओपिनियन पोल के जरिए। यही एक चूक का कारण है जिसमें हम दोषी नहीं हैं। सर ग्राउंड में ये भी कहा जा रहा था कि जो सीटों का बंटवारा हुआ गठबंधन में वो भी थोड़ा सा गलत हुआ, जिसकी वजह से हार हुई। यह तकनीकी रूप से देखा जाए तो 1-2 सीटों को प्रभावित करता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 1-2 सीटों को प्रभावित करता है। ज़्यादातर सीटों पे मेरे अच्छे कैंडिडेट थे, हमारे अच्छे सोशल कंपोजिशन थे, हमारे जो मुद्दे थे वास्तविक मुद्दे थे, ये सभी चीज़, और मेरे वोट बढ़े हैं, कुछ ही वोटों से कुछ सीटें हारे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है जी। एक सवाल है सर, मैं जब ग्राउंड में था और आपका भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि बक्सर को मिनी काशी कहा जा रहा है। मैं युवाओं से बात कर रहा था तो युवा कह रहे थे इसे मिनी दिल्ली, मिनी मुंबई या मिनी बेंगलोर क्यों नहीं कहा जा रहा है रोजगार के जरिए? हमेशा लगता है कि आप क्यों? जो वहाँ के जो कैंडिडेट थे दूसरे दलों के, उनकी बातों को आपने सुना था। हमारी बात को सुनते तो मैंने यही कहा था कि क्यों बक्सर मिनी काशी बनेगा, बक्सर मुंबई क्यों नहीं बन सकता? ये किसी नौजवान का नहीं, मेरा था कहा हुआ। आपका एक स्टेटमेंट मैंने देखा था 3 महीना पहले, मिनी काशी हम जीत गए हैं। और कौन कहा? लगता है कि आप मिस्टेक तिवारी की बात कर रहे हैं, मिथिलेश तिवारी की बात कर रहे हैं। नहीं, कभी आप एक भी दिखा दीजिए, चुनौती है। मैंने कहा मिनी काशी क्यों? देश का प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया वहाँ, हम क्यों मिनी काशी बनाने जाए? लगता है मेरी भाषण को ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा मिनी काशी में ही जब कोई काम नहीं हुआ, क्या नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली बनारस में? क्या वहाँ नए एम्स खुले बनारस में? क्या नई इंडस्ट्री लगी बनारस में? तो जब तो हम मिनी काशी क्यों बनाए? मैं दिल्ली बनाना चाहता हूँ बनारस को, मैं मुंबई बनाना चाहता हूँ, यह मेरा कहा हुआ बात है, जिसको आप दूसरे के मुंह से
कहलवाना चाहते हैं, वो भी सोशल मीडिया हैंडल पर है मेरे भाषण। ये नहीं है कि हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी में है, आप उसको उठा के देखिए, करीब करीब 70 दिन पहले का मेरा भाषण है। आप तो 70 दिन पहले नहीं गए थे, आप गए होंगे 10-15 दिन 20 दिन पहले गए होंगे। तो इसलिए वो मेरा कहना था, और मैंने इस मोटी मांगा है कि बनारस और प्रधानमंत्री 4,80,000 से घट के 1.5 लाख पे चले आए। लोगों ने एक्सेप्ट किया हमारी बात को कि प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। युवाओं का भी यही बात था कि मिनी काशी न बना के बेंगलोर बनाया जाए, आप ही की बात जो है उन्होंने भी आगे बढ़ाई। एक सवाल ये था थोड़ा सा, ये पूर्वांचल के क्षेत्र में जातीयता बड़ा समर्थन करती है राजनीति, तो जीतने के बाद जातिगत राजनीति या सामाजिक राजनीति, क्योंकि आपके अब जो जातिगत राजनीति के आधार पर लड़े होंगे उसका जवाब देंगे। बक्सर मैं तो इशू के बेस पर चुनाव लड़ता हूँ, मैं किसान आंदोलन का आदमी हूँ। हमने तो किसानों के आधार पे वोट मांगा है, हमने तो मांगा ही नहीं जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट। मैं तो इसका भारी विरोधी आदमी हूँ। हमारे तो टीवी चैनलों के जरिए इंटरव्यू में सब बात आते हैं। मैं उम्मीद भी नहीं करता कि टीवी चैनल पे इस तरह के सवाल आएंगे। आप ही लोग सवाल करते हैं, मैं तो जवाब भी नहीं दिया किसी का, आपका भी जवाब नहीं देंगे। हम जब भी काम करते हैं इशू बेस्ड काम करते हैं। किसानों के विकास का सवाल हो, छात्रों नौजवानों के काम का सवाल हो, इन्हीं सवालों पे हमने वोट भी मांगा है। मेरे कम से कम इस देश में मेरे से ज़्यादा कोई सभा नहीं किया है। मैंने 500 सभाएं की हैं, एक कंस्टिट्यूएंसी के भीतर 500 सभा, और 20 मिनट की सभा से कम नहीं है मेरे भाषण, जिसमें मेरे सोशल मीडिया पे करीब 200 अपलोड होंगे, बाकी अपलोड नहीं है। एक भी बता दें जातियों धर्म के आधार पे मैंने कहीं चर्चा किया हो? मैं जब देख रहा था वहाँ का सर्वे, तो वहाँ पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे वो केवल और केवल जातिगत आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि यहाँ पे जो राजपूत हैं 3.5 लाख हैं, जो ब्राह्मण हैं वो 4 लाख हैं, इस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे थे। मीडिया वाले जो फर्जी आंकड़े पेश कर रहे थे, मैंने कई बार समझाया कि आप इस काम के लिए नहीं बने हैं। लोकतंत्र बचेगा, आप बचाने वाले चौथा लोकतंत्र के खम्भा है। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि आप जातियों के प्रतिनिधि के तौर पे किसी को देखते हैं। हम लोग 19.25 लाख लोग जो मेरे मतदाता हैं, उनका हम प्रतिनिधि बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बक्सर की मूलभूत समस्याएं क्या होंगी सर? बक्सर में है भी कुछ नहीं। मूलभूत समस्या, कृषि प्रधान जिला है वो। कृषि प्रधान जिला को किस तरीके से, जिला ही नहीं पूरे बिहार को, उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया देश के प्रधानमंत्री ने। आप एक देख लें कि सबसे ज़्यादा एनडीए हारा कहाँ, जो किसान मूवमेंट के आंदोलन के एरिया थे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसी एरिया में, पश्चिमी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश किसान प्रभावित था आंदोलन का। हमारा भी इलाका जो उसमें था, इसी इलाके में वो हारे हैं चुनाव। ये नीतिगत सवाल है, ये बक्सर का अकेले सवाल नहीं है, नीतिगत सवाल है। दिल्ली में हल करेंगे, बक्सर को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। एक चर्चा बहुत ज़्यादा है, मैं बिहार में कई जिलों में था, शराब की बड़ी चर्चा है, होम डिलीवरी हो जाती है, जबकि शराब 10 सालों से बंद है, 15 सालों से। मैंने हमेशा कहा है कि भगवान नहीं मिल सकते, आप बहुत विनती करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन शराब मिल सकते हैं इस बिहार में। विधानसभा के कैंपस के भीतर शराब की खाली बोतलें को मैंने पकड़वाया था कि देख लीजिए, जहाँ सबसे सुरक्षित इलाका है बिहार विधानसभा, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ दर्जनों शराब की बोतलें कैसे पहुँची खाली। निश्चित तौर पे सरकार की मिलीभगत या सरकार के ही लोग उसका इस्तेमाल किए होंगे। जो युवा वर्ग है, जो 17-18 साल 20 साल के लड़के हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से मुलाकात हुई, वो गांजा या सूखा नशा या स्मैक जैसे नशों से प्रभावित हो रहे हैं। शराब अगर इस तरीके से बेची जा रही तो राजस्व का भी नकली शराब से लाखों हजारों लोग मरे बिहार में जी, लाखों लोग जेल गए, परिवार टूट रहे हैं, राजस्व का नुकसान एक सेकेंडरी हुआ, सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, और जो वैकल्पिक दशा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाए बिना, यहाँ तक कि हमारी राय थी या अभी भी है कि आप सिटिंग जजों की कमेटी बना लें
और उनके 3 सदस्यीय उसमें एक जांच करा लें और उसका एक सही निदान निकालें बिहार के लिए। बिहार उड़ता पंजाब से भी खराब स्थिति में चला गया है। सीधे तौर पे ये तो प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। प्रशासन की ही मिलीभगत का पहले वाला उदाहरण दिया था मैंने आपको विधानसभा के कैंपस में। विधानसभा सबसे अति सुरक्षित एरिया माना जाता है, जहां प्रशासन की 24 घंटे निगरानी में वो रहता है। वहां खाली शराब की बोतलों का उपलब्ध होना दर्जनों, जाहिर है कि कहीं पर भी वो शराब मिल सकता है बिहार में। एक आग की बड़ी समस्या है गर्मी के दिनों में। घरों में आग लग जाती है, फसलों में आग लग जाती है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो उनकी संख्या कम है और वो गांव ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी दूर है। तो अब आप सांसद चुन लिए गए, आप कृषि मंत्री भी थे कुछ समय के लिए। इसकी इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? 2 सवाल है, एक आग ना लगे, एक आग लगने के बाद त्वरित उसका प्रॉम्प्ट एक्शन हो जिससे कि नुकसान कम हो, और तीसरा है कि उसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा मिले। ये तीनों अलग अलग सवाल हैं। तीनों ही सवाल पर हम लोग काम करते हैं। आग न लगे, आग लगने का मुख्य जो कारण है वहाँ वो बिजली के शॉर्ट सर्किट है। तो गर्मियों के दिन में हम लोग दिन के बिजली के तार में जो कंडक्टर में जो करंट है उसको हम लोग प्रवाह बंद करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी और भी तरीके से आग लग सकता है। कंबाइंड जो मशीनें चलती हैं उसमें भी चिंगारी निकल के आग लग सकता है, या लोगों के फसल अवशेष को जलाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग जला देते हैं, उसका आग बढ़ते बढ़ते हो जाता है। तो एक उसको मास अवेयरनेस की ज़रूरत है, और तीसरा ये है कि जो उसका मुआवजा है वो राशि बहुत कम है। 4000 रुपये एकड़ बेसिकली देखा जाए तो जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। जब फसल 60,000 रुपये का नुकसान होगा, वहाँ आप देते हैं 4000 रुपये। कैसा आपका फसल बीमा योजना इस देश में चलाया जा रहा है? तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष अपनी भूमिका बहुत मजबूती से नहीं निभा पा रहा है? देखिए, अभी कई लोगों से मैं यही सवाल कर रहा था, मीडिया के लोगों से, कि सवाल सत्ता पक्ष से होता है कि विपक्ष से होता है? सत्ता पक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, यह मीडिया ये बात प्रचारित करेगी कि विपक्ष पर दोषारोपण करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसने कहा कि हमने अपनी भूमिका निभाया नहीं? सर अगर सत्ता पक्ष कमजोर हुआ शराब बेचने के मामले में, विपक्ष का भी तो कोई आंदोलन, विपक्ष का आंदोलन, विपक्ष के आंदोलन, विपक्ष के भी तो विधायक हैं। अभी आप गूगल है ना, आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है ना, गूगल है ना, सर्च करिए, मेरा 100 बयान है उस पर। हाउस के भीतर और हाउस के बाहर गूगल आप करिए, आपको डिजिटल लाइब्रेरी में मिलेंगे मेरे कितने बयान है उस पर। लेकिन अगर जब बेशर्म हो जाएंगे सत्ता पक्ष के लोग और मीडिया आंख मूंद लेगी, तो इसका कोई इलाज है धरती पर? विपक्ष क्या करेगा? सर का पावर कलम में ताकत जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी सरकार के पास है कि विपक्ष के पास? सरकार के पास। और हम हाउस में हमने उसको याद न दिलाया हो और सड़क पर न याद दिलाया हो, तब हम दोषी हैं। तो मैंने कहा दूसरे को छोड़ दीजिए राजनेताओं का, मेरा ही 100 बयान आपको मिलेगा जी शराबबंदी पर। मनरेगा क्या ख्याल है सर? बड़ा धांधली होती है, लोग कहते हैं कि काम मिलता नहीं है लेकिन पैसे भजा लिए जाते हैं। राशन 5 किलो की बजाय 4 किलो 3 किलो मिलता है। ये बात सत्यापित तथ्य है कि सुशासन की सरकार देखना है बिहार में नीतीश कुमार का, तो पटना जाने की जरूरत नहीं है। आप अंचल कार्यालय में चले जाइए, प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए। जन्म प्रमाण पत्र पर तो बच्चे के जन्म पर तो कोई भी मिठाई खिला देता है खुशी में, लेकिन चैन से लोग मरने भी नहीं देते बिहार में। मृत्यु प्रमाण पत्र के भी पैसे देने पड़ते हैं बिहार में, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। जी, अब ये बताइए, आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, एक मृत्यु प्रमाण पत्र के भी पैसे लगते हैं। सुशासन की सरकार को देखना है तो जाइए। आदमी घर बनाने के लिए, गरीब आदमी 1 डिसमिल छोटा सा प्लॉट खरीदता है गांव में, उसके दाखिल खारिज का 5000 रुपया रेट है न्यूनतम, उसके बिना दिए उसका दाखिल खारिज नहीं होता। रसीद कटवाने के अलग पैसे,
उसके एलपीसी बनाने के अलग पैसे, दाखिल खारिज के अलग पैसे। ये हालत है इस बिहार में। आप तो मनरेगा दूर की बात की, ग्राउंड पे जो वो तो सरकार का पैसा देना ना देना अलग बात है। यहाँ तो पब्लिक से पैसा वसूल रहे हैं सरकार के लोग। सरकार पब्लिक को नहीं पैसा दे रही, पब्लिक का पैसा सरकार वसूल रहे, उसके अधिकारी वसूल करके पटना पहुंचा रहे हैं। तो ये बिहार के पिछड़ेपन का ये बिहार का एक, क्या ये गुजरात में नहीं है? क्या ये बात गुजरात में नहीं है? बिल्कुल हो सकती है। आप नहीं गए होंगे, मैं गया हूँ, मैं गया हूँ। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जो ये हम नहीं बता सकते हैं कि क्या रेट है भ्रष्टाचार का। हम तो किसानों के बीच में काम करते हैं। मुख्य कारण क्या हो सकते हैं सर? पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है। इसलिए कि लोग, मीडिया भी जाति के आधार पे वोट चाहती है पड़े, मीडिया भी चाहती है कि धर्म के आधार पे वोट पड़े। उस नैरेटिव शुरू करती है, फला जाति का फला इलाके में बहुमत है इसीलिए वो जीत रहा है। ये कभी नहीं कहता कि फला का व्यक्तित्व तो कैसा है। तो मैं कहा चौथा खंभा अपनी भूमिका के निर्वहन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। आखिर कौन चेक करेगा? अगर किसी सिस्टम में गड़बड़ी है, विपक्ष की भूमिका में गड़बड़ी हो या सत्ता पक्ष की भूमिका में, तो कौन जांचेगा? क्या जांचने चौथा खंभा का काम है? लेकिन अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता। वोट में शुरू आते ही कि कैसे आप चुनाव जीतेगा, फला जाति आपके खिलाफ है, फला जाति आपके खिलाफ है। हमारे को तो इतना लोगों ने कहा, डरा रहा था लोग कि आप तो लड़ाई नहीं दे सकते यहाँ, आपकी जातीय समीकरण जो वही गिनाते थे लोग, जिससे लग रहा था कि हम कोई यहाँ हम इलेक्शन नहीं लड़ने आए हैं, हम जातीय गणना कराने आए हों। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जी को आप बिहार के राजनीति में किस नजरिए से? प्रशांत किशोर तो कहे थे कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा बक्सर। उनका तो रिपोर्ट है, पूछिए उनसे कितने काबिल हैं। रहने वाले तो बक्सर के हैं ना प्रशांत किशोर, कि विदेश के हैं? घर कहाँ उनका है? विदेश पढ़ के आए हैं, काम करके आए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर के रहने वाले हैं। और उनका रिपोर्ट है कि भाजपा जीतेगी, जिसको अपने घर के बारे में नहीं मालूम है, वो पूरा देश के बारे में बताएगा। तो आगे चल के कुछ राजनीतिक, अरे आपको तो मैंने बता ही दिया ना एक उदाहरण आपके सामने कि पीके का क्या हैसियत है। पप्पू यादव जी से क्या दुश्मनी हो गई थी? किसकी? आरजेडी पार्टी। हमारे वो साथी हैं ही नहीं, तो दुश्मनी किस बात का? तो गठबंधन के साथ है, कांग्रेस में उन्होंने विलय करवा लिया। वो कांग्रेस जाने, वो तो कांग्रेस का मसला है, वो कांग्रेस हल करेगी। आरजेडी तो एक साथ चुनाव लड़ी। हम सभी पार्टियों के मालिक नहीं हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी। कांग्रेस जाने, कांग्रेस के क्या रिश्ते तो आरजेडी से भी अच्छे थे। किनके? पप्पू यादव के। हमारी पार्टी में बहुत पहले थे, मेरी पार्टी में बहुत पहले सदस्य थे। अब वो पार्टी में हमको लगता है 10 साल पहले छोड़ चुके थे। बाकी अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस ही उसका जवाब दे पाएगी। हम लोग की तरफ से कोई आपत्ति नहीं। क्या अपेक्षाएं हैं सर? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय सरकार। देखिए अभी तक तो मेरी उनकी से अभी तक कोई अपेक्षाएं नहीं थी बिहार के लिए नीतीश कुमार से। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन के अंतिम कालखंड में आदमी प्रायश्चित करता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो प्रायश्चित यही है कि उन्होंने चुनाव लड़ा ही है विशेष राज्य के दर्जे पर, विशेष पैकेज के दर्जे पर, उनके मैनिफेस्टो में था। और देश की सरकार आज के दिन में बैसाखी पर है, नीतीश कुमार के बैसाखी पर सरकार। अभी नहीं तो कभी नहीं नीतीश जी, आप अमर हो जाएंगे अगर देश आपने बिहार को विशेष पैकेज दिलवा देंगे। आपकी घर घर में मूर्तियां लगेंगी बिहार की राजनीति में एक निश्चित तौर पर, क्योंकि उनकी ताकत के बल पे सरकार है। अगर उनका अल्पमत की सरकार नहीं होती तो मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता, लेकिन ये अल्पमत की सरकार है जो अपने सहयोगी दलों के कंधे पर टिकी हुई है। आपके पास अंतिम अवसर है अमर हो जाने का। नीतीश जी, बिहार के नौजवानों के, किसानों के भविष्य के लिए, और आपकी उम्र अंतिम उम्र के पड़ाव पर हैं, विदा होने का वक्त है। आप अमर हो सकते हैं अगर विशेष राज्य का और विशेष पैकेज का दर्जा बिहार में ले लेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इतिहास में हमेशा आप खलनायक के तौर पर याद किए जाएंगे, जो अपनी सत्ता के लिए बिहार के हितों से हमेशा समझौता करते रहे। अभी तक अपनी सत्ता के लिए बिहार के हितों की समझौता बलि देते रहे हैं। आप उसी खलनायक के तौर पर याद रखे जाएंगे। तो सर अफवाह ये भी थी कि विपक्ष चाह रहा था कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए।
नीतीश जी को क्यों, इंडिया गठबंधन सभी क्षेत्रीय दल जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों से अपेक्षा था कि ये इंडिया गठबंधन को लोग मदद करेंगे सभी क्षेत्रीय दलों से, उनमें नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। अब उनका निर्णय उनका करना है। सर पेंशन एक बहुत मुद्दा बनता जा रहा है लोगों को, थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। अभी तक भी आप नेशनल पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, इसमें स्टेट कहाँ था? बिहार से रिलेटेड था सर। जैसे बिहार में एक समस्या और है कि जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ पे दवाएं नहीं मिलती, वो गुजरात में भी नहीं मिलती, वो नेशनल इशू है। मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए तो ये नेशनल इशू है। लेकिन ये सब बहुत खराब चीज है, खराब किसी स्टेट में और सरकार किसी की भी। सरकार तो नीतीश कुमार की खराब स्थिति में बिहार को ले गए तो कहाँ मीडिया स्वीकार करने को तैयार है कि बिहार में क्या सुधार हुआ 19 सालों में। हम जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे तो नेशनल जीडीपी में 3.5% बिहार का योगदान था। लोग कह रहे थे नीतीश के राज में बहुत विकास हुआ, तो हमारा नेशनल जीडीपी में घट के 3.40 हो गए। तो घट गए कि नहीं घट गए? तो अच्छे और बुरे का जो परिभाषा मापदंड मीडिया खुद तय कर ले कि किस बेंचमार्क के आधार पे आप अच्छे बुरे की बात कर रहे हैं। लेकिन अस्पताल की समस्या बहुत ज्यादा है। अस्पताल की समस्या में तेजस्वी यादव जी के आने के बाद ग्रामीण स्तर पे गुणात्मक फर्क आया। आप गांव में ठीक से गए होते तो हर पंचायत स्तर पे स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक वहीं से उठाया। मैं अगर एक डेटा दे दीजिएगा, एक उप स्वास्थ्य केंद्र का डेटा दे दीजिएगा जहां हमारी नर्सेज नहीं बैठती हैं, पहले एक बैठती थी अब 3 बैठती हैं और सभी दवाई वहां उपलब्ध हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये 1.5 साल में तेजस्वी यादव ने किया, इससे पहले नहीं था बिहार में। और अभी भी मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य उपकेंद्रों को जिंदा किया। पहली बार दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बिहार ही जिंदा किया स्वास्थ्य उपकेंद्रों को। केरल के बारे में भी एक धारणा है कि वहाँ का भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। एक सवाल है कि बीजेपी से कितना प्रभावित हैं आप? कोई काम अच्छा लगता है बीजेपी का आपको? बीजेपी विपक्ष के तौर पर बीजेपी का आपके नज़र में कोई अच्छा काम हो तो मुझे रटा दीजिए एटलीस्ट हमको, कि आगे मीडिया में कोई सवाल आए तो हम जवाब दे सकें। कोई अच्छा काम बीजेपी का हो जिसको मुझे रटा दे कम से कम इस चैनल के जरिए अपने, जिसको हम आगे किसी को बता सकें। कुछ भी नहीं। अगर कोई अच्छा काम किया हो तब ना हम बता दें। मैं तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र काशी की बात कर रहे थे ना, क्या उन्होंने नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया वहाँ? पर काशी के लिए उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का दिया है अनुदान वहाँ पे काशी को बढ़ाने के लिए, जबकि मैं काशी में रिपोर्टिंग कर रहा था। एक सड़क को छोड़ दीजिए, सड़क को छोड़ दीजिए तो देश भर में बन रहे थे तो वहाँ भी बन रहे थे। कनेक्टिविटी पर रोड के कनेक्टिविटी एक अच्छा काम रहा है बीजेपी का, नितिन गडकरी किया है उन्होंने, तो उसको भाजपा तो खुद ही नहीं तैयार है कहने के लिए कि कोई हम रोड कनेक्टिविटी पर काम किए हैं। कोई प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कभी चुनाव में कि हमने देश में सबसे ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी पर इन्वेस्टमेंट किया, रोड कनेक्टिविटी ठीक किया, कहीं है प्रधानमंत्री का भाषण? तो प्रधानमंत्री खुद ही नहीं मानते कि अच्छा कामों किए हैं तो दूसरे का क्या बात करना है? 10 सालों का कोई कार्यकाल नहीं, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चर्चा किए इस बात का, मुझे अच्छा लगता है कि 4 लेन का निर्माण देश भर में अच्छे हुए हैं, लेकिन इस बात की चर्चा बीजेपी की कहीं नहीं। आप एक भी भाषण प्रधानमंत्री का एक भाषण दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में कहीं कहीं है इस बात की कहीं नहीं है। अगर 100 बार भाषण दिए होंगे तो शायद एक, तो मैं उसको बोलता एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कभी एग्जाम्पल नहीं होता। एग्जाम्पल कोट किया जाता है जब 100 में 90 बार रिपीट करते हैं तो एग्जाम्पल कोट होता है, लेकिन 100 बार में एक बार हो तो एक्सेप्शन बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन कोट नहीं किया जाता। सर एक सवाल है और बड़ा दुख भी है मुझको, मैं भी पूर्वांचल से आता हूँ। बिहार जो है भोजपुरी भाषा का नेतृत्व करता है और बिहार में अश्लीलता बढ़ती जा रही है भोजपुरी भाषा को लेकर। जो गाने बनाए जा रहे हैं, जो एल्बम बनाए जा रहे हैं, जो फिल्में बनाई जा रही हैं, क्योंकि बिहार और भोजपुरी जो है एक अरसे से बहुत अश्लीलता की तरफ जा रहा है। लगभग 10-12 सालों का इतिहास अगर देखा जाए, उससे पहले जो था
तो वो एक अलग वे था बिहार जो था। शारदा सिन्हा, हाँ, कई शारदा अच्छे सिन्हा लोग जी भोजपुरी के भोजपुरी गायक, के, लेकिन भिखारी अब ये बढ़ ठाकुर। पर इस पे कोई रोकथाम या सरकार की तरफ से कोई? देखिए ये कोई मैं इसको मानता हूँ कि सोशल प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज है। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे इसको कोई ठीक करने का कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए समाज के भीतर जो सुधार होना चाहिए, सामाजिक सुधार आंदोलनों के जरिए भी कुछ ठीक होते हैं। सर स्टेट का सेंसर बोर्ड तो बनाया जा सकता है कि जो कुछ रोकथाम लगे, सरकार इस पे एक मतलब सेंसर बोर्ड तो है ही है ना, केंद्रीय सेंसर बोर्ड, जिसका काम तो है ही देश भर में इस तरह के मामले को रोकना। कंटेंट मॉनिटरिंग टीम सोशल मीडिया पे भी बन गया, फेसबुक पर भी बन गया, लेकिन पूरे मसले को अभी विमर्श में नहीं आया है। तो ये एक मैं कहा सामाजिक मुद्दा मैं मानता हूँ कि समाज के भीतर से जो उभर के आना चाहिए, इसके प्रति प्रतिरोध दर्ज होना चाहिए, नहीं हुआ। नेहा राठौर मेरे घर के बगल की जो अभियान चलाती भी है इसके अश्लीलता के खिलाफ, भोजपुरी भाषा और उसके सांस्कृतिक जो कार्यक्रमों में जो अश्लीलता, उसके खिलाफ अभियान वो चलाती रही है नेहा राठौर। पॉलिटिकली किसके लिए प्रचार की नहीं की एक वो एक अलग सवाल है। यहाँ तो सब हीरो हीरोइन किसी न किसी पार्टी का चुनाव ही लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो एक अलग वो सवाल है। सर एक एक कुछ राजनेता हैं, कुछ बिहार के, कुछ देश के, मैं उनसे एक एक टिप्पणी चाहूँगा आपसे कि आप किस नज़रिए से उन लोगों को देखते हैं। गिरिराज सिंह, मैं जब देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा कर लिया तो फिर अब इन लोग की चर्चा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बिहार के महत्वपूर्ण भूमिका वो आपके लिए महत्वपूर्ण लोग होंगे, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, उनको भी याद करने लायक है। उनको कौन ऐसा उनका कृत्य है जो याद करने लायक? मुरेठा बांधे हुए थे कि नीतीश जी को। भगवान मालिक। नीतीश कुमार जी के बारे में बात हो ही गई। लालू यादव जी, भारतीय राजनीति के इस सदी के 5 बड़े नेताओं में से जो इतिहास ने उनके साथ, वर्तमान ने न्याय नहीं किया, उम्मीद है कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। तेजस्वी जी तो अभी उभरते नेता हैं और उन्होंने तो इस देश में दिशा दिखाया, इस देश में कि एक राजनेता की वचनबद्धता क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, इश्यूज पे काम क्या होता है, रोजगार के सवाल पे, सामाजिक आर्थिक न्याय के सवाल पे, जिस कमिटमेंट के साथ कम समय में कम पावर में, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कोई अलग ताकत नहीं होता, वो मुख्यमंत्री का एक्सटेंशन होता है। और आज के माहौल में तो बेसिकली सबऑर्डिनेट होता है, एक्सटेंशन भी नहीं होता है। जो भारतीय राजनीति का जो मूल चरित्र है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने इतना बड़ा काम करवा लिया, कोई साधारण बात नहीं। चिराग पासवान अभी कुछ करके दिखाए लोग। योगी जी, क्या संस्कृति दिया इस देश में, बुलडोजर। कानून सुप्रीम कोर्ट में नहीं व्याख्या होगा, कानून की व्याख्या हाई कोर्ट में नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कहाँ चला गया? लोकतंत्र जिनके सबसे बुनियादी जो आधार होता है सेपरेशन ऑफ पावर पर, जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों स्वतंत्र इकाई के रूप में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। यहाँ तो तीनों भूमिका में जोगी जी थे, बुलडोजर पे बैठे हुए विध्वंस की तरफ थे। मायावती जी इतिहास के बियाबान में जा चुकी हैं, जिन चीज़ों के खिलाफ लड़ी, जिन प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ी, उन्हीं प्रवृत्तियों में वो शामिल पाई गई। ममता बनर्जी जी क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली भूमिका में रहे। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक अल्टरनेटिव आइडिया दिया देश को गवर्नेंस का लेकर के कि मिनिमम कॉस्ट में गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए। एक बिगर आइडिया है जिस पर मैं कभी हमेशा बोलता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उस करके दिखाया कि जो बुनियादी जो ढांचे थे या जो सर्विसेज थे उसको कैसे सस्ता किया जाए। एक वो बड़े आइडिया पर उन्होंने काम किया, नया प्रक्रम दिया उन्होंने देश को कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। ओवैसी जी,
अब इन लोगों की भी चर्चा राजनीति में होती होगी तो लोग करते होंगे, हम तो नहीं करते। क्योंकि ये कभी चुनाव में शायद आप बिजी रहे होंगे तो बस पता नहीं है आप तो देख बड़े पाए कि विद्वान नहीं। आदमी, लेकिन विद्वत्ता विध्वंस के लिए उनका है। नाम ऐसे कुछ और ओवैसी जी हैं, माधवी लता का नाम आप सुने, उन्हीं के खिलाफ लड़ रही थी। नहीं, उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। नवनीत राणा है जिन्होंने कहा था क्षेत्रीय कि स्तर पे कुछ काम कर रहे होंगे, इसलिए मेरा खुद का जब अनुभव न हो तो उनके बारे में टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी भविष्य के नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने देश को घूमा, जो समझा है, और जो आज भारत की राजनीति में जो परिवर्तन दिख रहा है वो उसके बड़े योद्धा और नेतृत्व उनसे बेहतर देश का कोई नहीं कर सकता। वर्तमान राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ। 5 साल पहले वाला राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव नहीं, युवा नेताओं में से भी बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश में तो बहुत लोकप्रिय, उनके काम को देखें तो आज भी उनकी बहुत प्रशंसा होती है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और उम्मीद है कि जिन मुद्दों पे बात हुई है, बक्सर की जो समस्याएं हैं, बक्सर के साथ साथ जो देश की समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई है, सर लड़ेंगे